हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि हम आज से यानी कि 2 सितंबर से 22 सितंबर तक अर्थात आपकी जो सीईटी की परीक्षा है उसके पहले तक विशेष प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसके तहत जनवरी से लेकर के और फिर जो है ये जो सितंबर माह चल रहा है, ठीक है दोस्तों, अर्थात कि जनवरी से लेकर के और फिर सितंबर माह तक का जो पूरा करंट अफेयर्स है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं। और इसमें भी जो है वो हम वर्ल्ड, उसके बाद में जो है इंडिया और उसके बाद में जो है वो राजस्थान, ये तीनों का ही संपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपकी जो ये सितंबर में सीईटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है और उसके बाद में माध्यमिक लेवल की सीईटी की परीक्षा जो 26 अक्टूबर से आयोजित की जानी है, उसको लेकर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हमने जो दोस्तों नाम दिया है वो नाम क्या है? वो नाम है विराट सीरीज। क्या नाम है इसका? इसका नाम है विराट सीरीज। वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के हम आपके बीच में प्रतिदिन इस विराट सीरीज में हाजिर हो रहे हैं। आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, इसमें जो सबसे पहली खबर है भारत की समसामयिकी में जनवरी 2024 से संबंधित है। और इसमें कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई है। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद है ना, तो वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कंचन देवी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कंचन देवी। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय वन सेवा के अधिकारी अर्थात आईएफएस कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला बनी है। तो आज की पहली खबर, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसको चुना गया है? किसको चुना गया है दोस्तों? कंचन देवी को। ये एक महत्वपूर्ण खबर है जनवरी की। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सैनिक स्कूल की दोस्तों। तो सैनिक स्कूलों के अंदर भी अगर अपन लोग देखें तो कन्याओं को सैनिक स्कूलों में किस प्रकार से, यानी कि बालिका शिक्षा सैनिक स्कूल के अंदर किस प्रकार से प्रदान की जाए और उनका पार्टिसिपेंट किस प्रकार से किया जाए, उसको लेकर के और फिर 2019 के अंदर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पारित किया था दोस्तों। तो उसके तहत देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खोला गया है। ठीक है, तो देश का पहला गर्ल्स, देश का पहला बालिकी, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया उत्तर प्रदेश के वृंदावन के अंदर खोला गया है। रक्षा मंत्री जो भारत के हैं राजनाथ सिंह, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उसके बाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और उसके बाद में जो है वो ऋतंभरा देवी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को, कब दोस्तों? 1 जनवरी 2024 के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो बालिकाओं का पहला पूर्ण सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है मथुरा वृंदावन में 1 जनवरी 2024 को। ये एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। अब हम लोग अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली जो खबर है वो इसरो से संबंधित है। ठीक है, भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन, ठीक है, तो ये इसके द्वारा ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किया गया है। कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो इस मिशन का नाम है एक्सपोसेट। ठीक है, और ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है वो एक्सपोसेट
एक मिशन लॉन्च किया गया है और ये मिशन क्या करेगा, ब्लैक होल का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। कब हुई दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और वर्तमान में अगर अपन लोग देखें तो इसरो के चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन का नाम क्या है, एम सोमनाथ, ये इसरो के चेयरमैन है वर्तमान में। तो यहाँ पे इसरो के द्वारा जो है ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है और यहाँ पे जो है वो इसका प्रमुख उद्देश्य है ब्लैक होल का शोध करना। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारी अगली खबर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक समुदाय है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, हाटी समुदाय। और ये हाटी समुदाय के लोग जो हैं पिछले 56 वर्षों से निरंतर जो है वो एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि संघर्ष कर रहे थे और अब जाकर के सफलता प्राप्त हुई है और उनको अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी का दर्जा मिला है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति ने सैद्धांतिक रूप से ये मंजूरी प्रदान कर दी है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसके हाटी समुदाय को जो है वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। एक महत्वपूर्ण खबर है। कहाँ के है ये, हिमाचल प्रदेश के कौन से समुदाय है, हाटी समुदाय, उनको कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है, जनजाति का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा उनको प्राप्त हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विदेश मंत्री जिनका नाम क्या है, एस जयशंकर। ठीक है, और उसके बाद में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री उनका नाम क्या है, पीयूष गोयल। उन्होंने नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है उस भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उसके बाद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है वो नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर जो है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। और इस दौरान विजेताओं को राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। अब हम लोग यहाँ पर अगली खबर की तरफ हमारा रुख करेंगे और अगली खबर किससे संबंधित है, सूर्य नमस्कार से संबंधित है। ठीक है, तो गुजरात राज्य ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और वो उपलब्धि क्या है, 108 अलग अलग स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रयोग किया गया है ना। सामूहिक सूर्य नमस्कार जो है आयोजित किया गया और सूर्य नमस्कार के इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और ऐसा करके और फिर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में गुजरात स्टेट ने अपना नाम दर्ज करवाया है। तो गुजरात राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रयोग 108 अलग अलग स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और इस प्रकार से जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गुजरात का नाम दर्ज हो गया। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करेंगे। भारत की सुचेता सतीश ने यूएई में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो भारत की सुचेता सतीश, क्या नाम है इनका, इनका नाम है सुचेता सतीश। और सुचेता सतीश ने क्या किया है, तो इन्होंने 6 घंटे और 15 मिनट तक लगातार गाना गा करके एक रिकॉर्ड बनाया और इस प्रकार से सबसे अधिक भाषाओं में गाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसके नाम हो गया, सुचेता सतीश के नाम हो गया। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज, ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, जिनका नाम क्या है, मोहम्मद शमी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर रही हैं। ठीक है, तो इस बार के अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, तो अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, मोहम्मद शमी हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर रही हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करते हैं हम लोग। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से बने हैं, तो एक तो इंदौर है और एक सूरत है और उसके साथ में नवी मुंबई को भी गार्बेज फ्री सिटी के रूप में 7 स्टार रेटिंग मिली है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी किए और उसमें स्वच्छ शहर के रूप में 2 शहर हैं, एक तो कौन सा है, मध्य प्रदेश का इंदौर है और दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र का सूरत है।
तो ये दोनों ऐसे शहर हैं जिनको अगर अपन लोग देखें तो संयुक्त रूप से देश के सबसे स्वच्छ शहरों का तमगा प्राप्त हुआ है। तो देश के सबसे स्वच्छ शहर सम्मिलित रूप से कौन से शहर हैं? इंदौर और सूरत हैं, जिनको स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश में टॉप की रैंकिंग प्राप्त हुई है। अगली खबर की तरफ हम लोग बात करते हैं, डीआरडीओ से संबंधित है, ठीक है। और डीआरडीओ क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। क्या है ये? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ में मिल करके और अत्याधिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है। अत्याधिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल, और उस स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? उसका नाम है उग्रम। क्या नाम दिया है इसको दोस्तों? इसको नाम दिया गया है उग्रम। तो उग्रम को किसने डिज़ाइन किया है? इसको डीआरडीओ ने डिज़ाइन किया है। और ये जो है राइफल वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के ऑपरेशनों में ज़रूरत के हिसाब से उनको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम जो है वो लॉन्च की है। अगली खबर फिर यहाँ डीआरडीओ से संबंधित है। डीआरडीओ ने ओडिशा राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, ठीक है। तो डीआरडीओ ने ही अभी आपने देखा अत्याधुनिक प्रकार की राइफल लॉन्च की है, असॉल्ट राइफल, जिसका नाम क्या है? उग्रम नाम रखा है। उसी प्रकार से ओडिशा राज्य के चांदीपुर तट पर डीआरडीओ ने 12 जनवरी को जो है वो एक परीक्षण किया और मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और वो मिसाइल कौन सी है? आकाश मिसाइल है, ठीक है। कौन सी मिसाइल है? आकाश मिसाइल है। तो आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण ओडिशा के चांदीपुर तट पर डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ की दोस्तों अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को जो है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना की गई। और उसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर अपन लोग बात करें कि इसके अध्यक्ष इस समय कौन है, तो अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष हैं समीर कामत। कौन है डीआरडीओ के अध्यक्ष? समीर कामत। जबकि इसरो के अध्यक्ष कौन है? एम सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष हैं। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर कामत। और डीआरडीओ ने फिर यहाँ पर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और वो मिसाइल कौन सी है? आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब यहाँ पर एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन हैं? योगेश सिंह हैं, ठीक है। तो योगेश सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अब हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो एक अभ्यास शुरू हुआ है, सैन्य अभ्यास। और ये सैन्य अभ्यास किसके बीच में शुरू हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास के द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। और उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? खंजर। क्या नाम है उसका? खंजर। तो भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ। और ये 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास था। किसके बीच में था? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसका नाम क्या है? खंजर इसका नाम है। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगली जो खबर है वो फिर यहाँ पर एक और अभ्यास से संबंधित है, और वो अभ्यास कौन सा है? डेजर्ट नाइट अभ्यास है, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट अभ्यास में फ्रांस और यूएई के साथ में अरब सागर के अंदर भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, ठीक है। तो अरब सागर के अंदर जो अभ्यास चला वो कौन सा अभ्यास चला? डेजर्ट नाइट अभ्यास चला। कौन सा अभ्यास चला मित्रों? डेजर्ट नाइट अभ्यास चला। और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? इसके अंदर फ्रांस शामिल था, उसके बाद यूएई शामिल था, और भारतीय वायुसेना शामिल थी, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट किस किस के बीच में है? तो एक तो है फ्रांस, उसके बाद में यूएई, उसके बाद में भारत। और कहाँ पे ये किया गया? ये किया गया अभ्यास आप लोगों के अरब सागर के अंदर जो है ये अभ्यास किया गया, ठीक है। उसके बाद में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया गया अयोध्या के अंदर।
बहुत लंबे समय से 500 से अधिक सालों से प्रतीक्षारत रामलला का मंदिर न सिर्फ निर्मित हुआ, अपितु वहाँ पर रामलला के मंदिर के निर्माण के बाद में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। इस जो मंदिर है ना, अयोध्या के अंदर श्री राम का जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित हुआ है, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। किस शैली में करवाया गया? नागर शैली में करवाया गया। और फिर उसके बाद में अपन लोग देखें तो इसके अंदर कुल स्तंभ कितने हैं, ठीक है, तो इसमें जो स्तंभ हैं वो हैं आपके 392 स्तंभ हैं, जबकि इसमें दरवाजे कितने हैं? 44 दरवाजे हैं, 44 दरवाजे हैं। और इसमें जो राम जी की मूर्ति है वो उनके बाल स्वरूप की मूर्ति है दोस्तों। और इसके जो मूर्तिकार हैं उनका नाम क्या है? अरुण योगीराज। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मूर्तिकार का अरुण योगीराज नाम है। और ये कहाँ के हैं? मैसूर कर्नाटक के हैं। तो मैसूर कर्नाटक के अरुण योगीराज जो हैं उन्होंने श्री राम की मूर्ति का निर्माण किया। ये श्री राम का बाल स्वरूप है। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। और उसके बाद में जो है वो कैबिनेट ने 24 जनवरी को इसका प्रस्ताव पारित किया, भारत की कैबिनेट ने। और उस प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया? और उस कैबिनेट को क्या नाम दिया गया? कैबिनेट ऑफ मिलेनियम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कैबिनेट ऑफ मिलेनियम नाम दिया गया है। अर्थात 22 जनवरी को श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अगर अपन लोग देखें तो भारतीय संसद ने, कैबिनेट ने जो है 24 जनवरी को इससे संबंधित जो है वो एक प्रस्ताव पारित किया। और प्रस्ताव को पारित करके उस बैठक को क्या नाम दिया गया? कैबिनेट ऑफ मिलेनियम कहा गया दोस्तों। और उसी के तहत 22 जनवरी से पहले 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अयोध्या में अयोध्या धाम स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे की भी आधारशिला रखी गई और उसका भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से संबंधित। उसी प्रकार से बहुचर्चित एक और खबर है, ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति प्राप्त हुई। वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी परिसर के अंदर व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति प्रदान की। और पूजा करने की यह अनुमति, क्योंकि पूजा जब मुलायम सिंह की सरकार थी यूपी में समाजवादी पार्टी की, तो उस समय इस पूजा को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से ये पूजा बंद थी। और अभी वाराणसी जिला अदालत ने यह आदेश दिया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया 2050 साल पहले जो है वो विक्रमादित्य के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद में वहाँ पे जो है वो ज्ञानवापी का शिव मंदिर था, उसको तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण तो महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। उसके बाद जब आक्रांता और बर्बर जो आतताई आया भारत के अंदर, जो मुगल औरंगजेब, उस औरंगजेब ने 1664 के अंदर ज्ञानवापी के शिव मंदिर को तोड़ दिया और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मंदिर के जो है वो साक्ष्य आज भी मौजूद थे। तो उसके बाद में वाराणसी की जिला अदालत ने जो है वो ज्ञानवापी परिसर व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति प्रदान कर दी है। और ये अब जो है वो निर्णय कोर्ट के अधीन है। इस पर क्या निर्णय आता है वो आगे की बात है। अब अपन लोग बात करें तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय जो है ना, तो उस पांडिचेरी विश्वविद्यालय के अंदर पदेन चांसलर किसको नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पदेन चांसलर जो है वो नियुक्त किया गया है। और ऐसा किसके तहत किया जाता है? 1985 के अधिनियम के तहत इस प्रकार से किया जाता है। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय का जो है वो पदेन चांसलर कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। उसके बाद में 2023 के अंदर 5 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक क्या है? तो बिम्स्टेक जो है अगर अपन लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पे तो BIMSTEC बिम्स्टेक, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बी का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसके अंदर इनिशिएटिव लेना किसके लिए? तो मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक।
तो इस बिम्स्टेक का जो गठन किया गया था वो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश तथा बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में किस प्रकार से सभी सामूहिक रूप से जो है वो एक दूसरे का सहयोग कर सके, इसको लेकर के बिम्स्टेक का गठन किया गया। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ढाका के अंदर है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 7 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें एक तो भारत भी है, उसके बाद श्रीलंका भी है, सभी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी के आसपास के देश है। बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये 7 देश जो है वो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको बिम्स्टेक कहते हैं, यानी बंगाली खाड़ी के आसपास के क्षेत्र के, है ना। और इसके अंदर आप लोगों के बांग्लादेश आ गया, ढाका में इसका मुख्यालय, उसके बाद में आपके म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, है ना, भारत आ गया और श्रीलंका आ गया। और इसके महासचिव कौन बने हैं? तो इसके महासचिव बने हैं भारत के इंद्रमणि। कौन बने हैं इसके महासचिव? तो भारत के इंद्रमणि पांडे जो है वो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। तो भारत के इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये खबर है, जो कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। और 1 जनवरी 1995 में इसका जब गठन किया गया तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और WTO के अंदर जो है वो भारतीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? सेंथिल पांडियन नाम है दोस्तों। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सेंथिल पांडियन, जिनको कि जो है WTO में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है जनवरी की। अगर हम लोग देखें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके अंदर जो है वो विश्व के जो है वो देश एक दूसरे के साथ में मुक्त व्यापार को लेकर के और फिर एक संगठन का निर्माण किया गया है। और इसमें भारतीय राजदूत जो है वो सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न भारतीय नागरिकों को या एक प्रकार का नागरिक पुरस्कार है, जिसने भारत को लेकर के कोई काम किया हुआ हो तो ऐसे लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत का सबसे सर्वोत्कृष्ट नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। तो भारत रत्न से अब तक कितने लोग सम्मानित हो चुके हैं? तो कितने लोग? पहले 43 लोग सम्मानित थे। कितने थे? 43। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में 10 और लोगों को सम्मानित करके ये आंकड़ा कितने तक पहुंचा दिया है? 53 अभी तक भारत रत्न दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला भारत रत्न 1954 में प्रदान किया गया था। तो ये आपको याद रह जाएगा। अभी कितने लोग हैं? 53। उसके बाद में कौन सा अंक आता है? 54। तो 1954 में पहला भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। एक तो गवर्नर राजगोपालाचारी, उसके बाद वैज्ञानिक C वेंकटरमन और दार्शनिक राधाकृष्णन, 3 लोगों को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। RCR को भारत रत्न दिया गया। RCR यानी राजगोपालाचारी, उसके बाद चंद्रशेखर वेंकटरमन, उसके बाद में राधाकृष्णन, इन तीनों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 10 भारत रत्न दिए हैं। 7 पहले दिए थे और 3 को घोषणा अभी की गई है। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो कौन कौन है? मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। प्रणब मुखर्जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं। भूपेन हजारिका, जो कि आसाम से आते हैं, संगीत के क्षेत्र में काम किया है। नानाजी देशमुख, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया है। उसके बाद अभी जो सरकार ने घोषणा की है, ये 5 लोग हैं, जिसमें एक तो कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर जो है वो पिछड़ों के नायक के रूप में जाने जाते हैं और बिहार के CM रहे हुए है ना। तो ये मोदी सरकार ने एक अमेंडमेंट करके पिछड़ों के नायक, बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, जो कभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया। उसके बाद कांग्रेस के ही पूर्व नेता और प्रधानमंत्री
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, है ना, जिनको आधुनिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है मनमोहन राव सरकार को, तो पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे यूपी के, उनको, और उसके बाद में जो है वैज्ञानिक एस स्वामीनाथन, इनको जो है भारत रत्न दिया गया। तो अभी भारत रत्न हाल ही में किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद में आपके लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह और एस स्वामीनाथन को। इस प्रकार कुल मिलाकर के 53 भारत रत्न जो है वो दिए जा चुके हैं। अगली खबर की तरफ हम लोग रुक करेंगे। यहाँ पर 26 जनवरी 2024 का जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है अभी महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मुख्य अतिथि कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं फ्रांसिस, वो मुख्य अतिथि थे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, इसमें ऐसे बच्चे जो 5 से 18 वर्ष की आयु के हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष काम किया हो, तो ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजस्थान के आर्यन सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। क्या नाम है उनका? आर्यन सिंह। वो कहाँ के हैं? राजस्थान के। उसके बाद देश का पहला बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थापित किया गया? बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसमें मुख्य रूप से बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण होता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करने के लिए देश का पहला बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट जो है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो गिफ्टगिरी गांधीनगर गुजरात में, जहाँ कोई मानव नहीं है ना। तो देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन गिफ्टगिरी गांधीनगर गुजरात के अंदर है। और देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन, यानी पनडुब्बी के माध्यम से पर्यटन, यानी लोगों को घुमाने के लिए ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो कहाँ पर है ये पहला पनडुब्बी पर्यटन? द्वारका गुजरात में। तो इसमें गुजरात सरकार और मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें पनडुब्बी पर्यटन के तहत द्वारका में जो है वो पर्यटन करवाया जाता है। देश का प्रथम सोलर पावर इनबिल्ट ई बोट कहाँ पर है ना? तो यानी कि सौर से चलने वाला इलेक्ट्रिक बोट कहाँ पे है देश का पहला? तो सरयू नदी अयोध्या के अंदर इसको जो है शुरू किया गया है, देश का पहला सोलर पावर इन बेल्ट ई बोट। पीठासीय अधिकारियों का 2 दिनों का सम्मेलन हुआ, ठीक है, और वो सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ, ठीक है। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती मनाएगी। हीरक जयंती कब मनाते हैं? जब 75 वर्ष पूरे हो चुके हों। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बाद 75 वर्ष पूरे हुए तो हीरक जयंती मनाएगी। तो इस हीरक जयंती कब मनाएगी? 28 जनवरी 2024 को। ये खबर महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इस हीरक जयंती के अंदर जो है वो कौन कौन उपस्थित हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के जो भी 50वें चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़, वो वहाँ पर थे। उसके अलावा कौन थे हीरक जयंती में? तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। ये 3 लोग थे 75वीं वर्षगांठ में सुप्रीम कोर्ट की। कब? 28 जनवरी 2024 को। कौन कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद में जो है वो DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के चीफ जस्टिस है, और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। उसके बाद में हिम तेंदुआ की गणना करवाई है सरकार ने, और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से हिम तेंदुआ की गणना भारत के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने करवाई। और भारत के पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और इस प्रकार से इन्होंने जब हिम तेंदुआ की गणना करवाई तो भारत में कितने हिम तेंदुए हैं? 718 हिम तेंदुए हैं। किसने करवाई ये गणना? जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय ने। कौन है मंत्री? भूपेंद्र यादव। उसके बाद मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का 2024 का जो है वो कार्यक्रम कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी। पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती 28 जनवरी 2024 को।
75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाई गई। उसके बाद में हिम तेंदुआ की गणना भारत के जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा करवाया गया, जिसमें 718 हिम तेंदुए हैं। मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 जो है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में 17 से 20 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है ये कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया? बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है वो बालिकाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन के समय बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम जो है वो उद्घाटन किया या उस कार्यक्रम को शुरू किया। ठीक है, संयुक्त राज्य खाद्य और कृषि संगठन की मत्स्य पालन प्रबंध समिति का उपाध्यक्ष पहली बार किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है यानी यूएनओ, उसके खाद्य और कृषि संगठन के एक समिति होती है, वो समिति कौन सी है? मत्स्य पालन प्रबंधन समिति। और उसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, एक ऐसी स्टैच्यू जो सामाजिक न्याय की बात करती है। और भारत में सामाजिक न्याय की बात करने के लिए हमारा संविधान किसने लिखा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर जो है बाबा साहब अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसको स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों उड़ीसा सरकार ने जगन्नाथ धाम पुरी मंदिर परिक्रमा पथ का लोकार्पण किया। जगन्नाथ धाम का जो मंदिर है ना, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक पथ का निर्माण करके उसका लोकार्पण किया उड़ीसा की सरकार ने। उसके बाद मुंबई में जो है वो देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, पुल है, समुद्री पुल है ना, जिसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसका नाम क्या है? अटल सेतु। तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु, जिसका जो है वो लोकार्पण किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मुंबई स्थित ट्रांस हार्बर लिंक में किया गया। अगली खबर की तरफ हम लोग रुक करते हैं यहाँ पर। तो अगली खबर है देश का प्रथम डार्क स्काई पार्क, है ना। तो देश का प्रथम डार्क स्काई पार्क कहाँ पर है? पेंच टाइगर जो है अभ्यारण्य, महाराष्ट्र, वहाँ पर देश का प्रथम डार्क स्काई पार्क जो है स्थापित किया गया। उसके बाद देश का प्रथम डार्क स्काई रिजर्व नाइट सेंचुरी कहाँ पर है? तो हेनले लद्दाख के अंदर है। तो देश का प्रथम डार्क स्काई पार्क कहाँ पर है? पेंच टाइगर जो है वो अभ्यारण्य महाराष्ट्र के अंदर है, पेंच में। ठीक है, उसके बाद में रतले जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है? किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। रतले जल विद्युत परियोजना। और इसका संबंध हमसे क्यों है? क्योंकि राजस्थान सरकार जो है उसको इससे 850 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। ठीक है, अगले 40 सालों तक 850 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी रतले जल विद्युत परियोजना से। और ये कहाँ पर है? किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो वाइब्रेंट गुजरात, है ना, वाइब्रेंट गुजरात जो है वो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? गांधीनगर के अंदर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की। और इसकी थीम क्या थी? गेट टू द फ्यूचर, है ना। तो वाइब्रेंट गुजरात का ये कौन सा समिट था? 10वां ग्लोबल समिट था, यानी वैश्विक समिट था, 10th नंबर वाला। इसमें प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित थे। कहाँ पर था ये सम्मेलन? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में था। और इसकी थीम क्या थी? गेट टू द फ्यूचर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लागू की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 को ये योजना लॉन्च की गई थी। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो लोगों को आरोग्य करने के लिए, है ना, अर्थात रोग मुक्त करने के लिए जो है वो एक योजना शुरू की, जिसमें आयुष्मान अर्थात लोग लंबी उम्र को प्राप्त करें। तो इसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य की सुविधा जो है सरकार प्रदान करेगी। तो 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्च कौन वहन करेगा? सरकार वहन करेगी। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना।
तो विश्वकर्मा नाम से स्पष्ट है ऐसे लोग जो कारीगर हैं, शिल्पी हैं, ऐसे समुदाय है ना जो हाथ से अपने हाथ की कला से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करने की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर से जो है वो इसको लॉन्च किया गया। दोस्तों कहाँ से लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया। और इसको लागू करने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो कब से प्रारंभ की गई? 17 सितंबर 2023, यानी कि 17 सितंबर 2023 को जो योजना लॉन्च की गई वो कौन सी थी? पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, जबकि अपन लोग यहीं पर देखें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी 23 सितंबर को जारी की गई, लेकिन 2018 में। ठीक है, तो 2023 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो भारत सरकार ने लागू की। और इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इस योजना को 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने शुरू किया। सूर्योदय, सूर्य का उदय है ना, अर्थात सौर ऊर्जा से संबंधित ये परियोजना है ना दोस्तों, ये योजना है। और 22 जनवरी जिस दिन रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया, उसी दिन प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च की। इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा के द्वारा घर के अंदर बिजली उत्पन्न करना और प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाना। तो इसमें पहले चरण में 1 करोड़ घरों को लक्ष्य किया गया है। ठीक है, अर्थात 1 करोड़ घरों के अंदर जो है पीएम सूर्योदय योजना के तहत सोलर एनर्जी का जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। तो यहाँ पे सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो हर घर बिजली कनेक्शन को कौन सी योजना नाम दिया गया है? सौभाग्य योजना, जिसमें प्रत्येक परिवार को बिजली का कनेक्शन सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये है पीएम सूर्योदय योजना। उसके बाद पृथ्वी विज्ञान योजना। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान योजना को जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। और इसके अंतर्गत जो अपन लोग देखें तो कई सारी उप योजनाएं भी शामिल हैं। फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सत्या नडेला। ठीक है, तो CNN बिजनेस जो है, CNN की जो बिजनेस मीट है, उसने सत्य नडेला को CEO ऑफ द ईयर चुना है। किसको चुना है? CEO ऑफ द ईयर। ठीक है, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के CEO हैं सत्या नडेला। किसके CEO हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। कहाँ के हैं? भारत के हैं। क्या नाम है? सत्या नडेला। ठीक है, और इन्होंने जो है वो क्या किया है? इनको CEO ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो CEO ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? सत्या नडेला को चुना गया है। अब यहाँ हम लोग जो है वो बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो कि भारत का पड़ोसी देश है। और आप लोग देखोगे तो जैसे ही अपने जो है अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट खत्म होता है, उसके बाद में इंडोनेशिया की सीमा शुरू हो जाती है। तो इंडोनेशिया के अंदर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट मेरापी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है माउंट मेरापी। तो मेरापी पर्वत का ज्वालामुखी 1930 से इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसमें जो है वो विस्फोट पहले हुआ था 1964 में, और उसके बाद जो है पुनः विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। उसके बाद में एक देश है किर्गिस्तान, है ना। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, तो किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सदीर झापारोव के द्वारा हस्ताक्षरित एक डिक्री में कहा गया है कि हिम तेंदुआ न केवल प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य का भी संकेतक है। और इस प्रकार से किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। कौन से देश ने? किर्गिस्तान ने। किसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगली खबर की तरफ हम लोग रुक करेंगे। भारत की भूटान की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है। तो जो भूटान भारत का पड़ोसी देश है ना, उसके अंदर अगर अपन लोग देखें तो अभी जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर जो है वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो ये जो PDP है यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की पार्टी है, जिनको भारत समर्थक रुख के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है।
जापान देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो जापान के मून मिशन स्नाइपर ने जो है वो सफलतापूर्वक चांद के ऊपर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद में हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की बात करते हैं। तो बेलारूस की आर्यना सबालेंका, क्या नाम है इनका? इनका नाम है आर्यना सबालेंका। और आर्यना सबालेंका कहाँ की है? बेलारूस की है। ठीक है, तो बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने महिला सिंगल्स का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह जो खिताब उन्होंने मेलबर्न के अंदर जीता। तो ये कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की है। और इनका नाम क्या है? आर्यना सबालेंका है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल की बात करें तो जेनिक सिनर ने पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। और जेनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। और इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर इटली के हैं। तथा महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने जीता है। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पर अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। ईरान ने अंतरिक्ष में जो है 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। एक तो उपग्रह का नाम क्या है? महदा। क्या नाम है? महदा। एक का नाम क्या है? केहान 2। क्या नाम है? केहान 2। और एक का नाम क्या है? हत्फ 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ईरान ने जो है वो यहाँ पर 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक है, और वो 3 उपग्रह कौन कौन से हैं? महदा, केहान 2 और हत्फ 1। महदा, केहान 2 और हत्फ 1। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। ठीक है, तो पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो एक तो भारत के हैं, जिनका नाम क्या है? रोहन बोपन्ना। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो उनके साथ में ही कौन है? मैथ्यू एबडेन। कौन है? मैथ्यू एबडेन। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर जो है पुरुष डबल का खिताब जो है वो जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया के ही है ये मैथ्यू एबडेन। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के। और भारत के रोहन बोपन्ना, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर, जिनका नाम क्या है? रचिन रविंद्रन, उनको आईसीसी के द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो इमर्जिंग यानी उभरते हुए क्रिकेटर ऑफ द 2023 किसको चुना गया है? न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को चुना गया है। ये भारतीय मूल के हैं और आईसीसी ने इनको जो है वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो प्रदान किया है। ठीक है, इस प्रकार से जब अपन लोग देखें तो यहाँ पे आईसीसी के द्वारा 2023 में इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको प्राप्त हुआ है? न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को आईसीसी ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। तो पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं? भारत के, है ना, महान सलामी बल्लेबाज विराट कोहली। ठीक है, जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रन को जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, अब फिर हम लोग जब बात करते हैं तो हैंडले पार्टनर्स की वैश्विक रिपोर्ट रैंकिंग, और ये रिपोर्ट रैंकिंग किससे संबंधित है? ये संबंधित है पासपोर्ट से संबंधित है ना। तो हैंडले की वैश्विक पासपोर्ट रिपोर्ट रैंकिंग के अंदर विश्व में 3 देश टॉप 3 पे हैं। फ्रांस पहले नंबर पर है पासपोर्ट में, यानी उसका पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली है। दूसरा जर्मनी है और तीसरा इटली है। भारत जो है उसका स्थान कौन सा है? 80वां स्थान है। भारत के पासपोर्ट का स्थान कौन सा है? विश्व में 80वां स्थान है। ठीक है, टॉप पर फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इटली है, और अंतिम स्थान किसका? 101वां अफगानिस्तान का। और भारत का स्थान कौन सा? 80वां। यानी भारत 3 अंकों का सुधार प्राप्त हुआ है। यानी भारत पहले कौन से अंक पे था? 77वें था। अब 78, 79 और 80वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023। उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से संबंधित 180 देशों की एक रिपोर्ट है कि किस देश में भ्रष्टाचार कितना अधिक है। तो इसमें भारत का जो स्थान है अगर अपन लोग देखें तो अभी कौन सा स्थान है? 93, यानी 93वां स्थान भारत का है।
ठीक है। शीर्ष स्थान कौन से देश का है? डेनमार्क का। और अंतिम कौन सा देश है? सोमानिया। यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में सबसे टॉप का देश कौन सा जहां भ्रष्टाचार नहीं होता है? डेनमार्क है। और सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा? सोमालिया। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान उन 180 देशों के अंदर 93 यानी 93वां स्थान है, जबकि पहले भारत का स्थान 85 था। ठीक है। अब फिर हम लोग जब बात करते हैं अगली, तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 है ना, सिंगापुर का हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है? चांगी हवाई अड्डा। इसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है। अब विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक आयोजित की गई वो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित की गई। उसके बाद में अपन लोग देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? कंपाला, युगांडा के अंदर जो है गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है। और इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, है ना। तो गुट निरपेक्ष जो देश हैं, इन गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया। और इसका विषय क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहन करना। ग्लोबल फायर रैंकिंग, ये किससे संबंधित है? सैन्य ताकत से संबंधित है। पहला स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। दूसरा स्थान किसका है? रूस का। तीसरा स्थान किसका है? चीन का। और चौथा स्थान किसका है? भारत का। सैन्य के क्षेत्र में विश्व के ये टॉप के 4 देश। उसके बाद में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है। तो इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच में जो एक आर्थिक गलियारा यानी कॉरिडोर की स्थापना को लेकर के अमेरिका ने पहल की थी। कहाँ पहल की थी? G20 देशों के सम्मेलन में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अरब रेलवे के माध्यम से भारत को यूरोप तक जो है वो जोड़ना और नया व्यापारिक मार्ग प्रदान करना। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो भारत से अरब और अरब देशों से होते हुए यूरोप और वहाँ से फिर अमेरिका। तो इस प्रकार से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर अमेरिका ने पहल की थी G20 देशों के सम्मेलन के दौरान भारत में। लेकिन उस पर अभी काम नहीं हो पाया। उसका कारण क्या है? इजराइल अरब संघर्ष, इजराइल लेबनान जो संघर्ष हुआ है अभी फिलिस्तीन के बीच में, वो हूती आतंकवादी जो है उनका भी लगातार जो है वो जो क्षेत्र है वहाँ पर जो जिस प्रकार की गतिविधियाँ, उनको देखते हुए, क्योंकि अभी मध्य पूर्व में अस्थिरता है, तो उसके कारण ये योजना जो है वो धरातल पर अपना स्वरूप नहीं दिखा पाई है। चाबहार ये क्या है? एक बंदरगाह है। कहाँ का बंदरगाह है? ईरान का बंदरगाह है। तो भारत और ईरान के बीच में जो है वो चाबहार बंदरगाह के निर्माण को लेकर के भारत ने वहाँ पर निवेश किया है। और उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? भारत जो कहीं न कहीं से चाइना का जो दबदबा है उसको कम करना चाहता है ना। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो ओमान की खाड़ी के अंदर जो है वो 2 बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? एक तो शाहिद बेहशरी और शाहिद कंसंतरी, है ना। और वहाँ पे शाहिद बेहशरी का जो है वो विकास भारत कर रहा है। इस प्रकार से चाबहार जो है वो बंदरगाह परियोजना है और उस बंदरगाह परियोजना के अंदर जो है भारत ने अपना निवेश किया है। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, तो ब्रिक्स में ब्राज़ील है एक, तो उसके बाद में रूस है, उसके बाद में इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इन देशों ने मिलाकर के एक ब्रिक्स संगठन बनाया था। ठीक है। ब्रिक्स की अध्यक्षता अभी कौन सा देश कर रहा है? रूस कर रहा है। तो 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश शामिल हुए। महत्वपूर्ण खबर है। तो ये 5 देश तो थे ही सही, अब ब्रिक्स में 5 देश और हो गए। तो ब्रिक्स में कुल देश कितने हो गए? 10। तो अगले देश कौन कौन से हैं इसमें? तो मिस्र है एक, तो इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है। कौन कौन से देश हैं नए सदस्य? मिस्र बना, उसके बाद में इथोपिया भी इसका सदस्य बना, उसके बाद में ईरान भी इसका सदस्य बना, उसके बाद में सऊदी अरब भी इसका सदस्य बना और यूएई। ये 5 देश ब्रिक्स में सम्मिलित होकर के 10 देश बन गए। वैसे अर्जेंटीना ने भी ब्रिक्स में सम्मिलित होने के लिए जो है वो अपनी सहमति दी थी, लेकिन आखिर समय में उसने अपना नाम वापस ले लिया। तो वर्तमान में ब्रिक्स में 5 तो मूल सदस्य देश थे और 5 नए देश जुड़े हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, अरब और यूएई। ठीक है। 21 से 23 जुलाई 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर की जो अध्यक्षता है वो कौन करने जा रहा है? भारत जो है वो पहली बार इसकी अध्यक्षता भी करेगा और मेज़बानी भी करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण तमिलनाडु के अंदर शुरू हुआ। 3 शहर थे, चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। और इसका जो शुभंकर था वो कौन सा था? वीरा मंगई इसका शुभंकर था। और पहले 3 स्थान खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन कौन से राज्यों को प्राप्त हुए? तो पहले नंबर पर राज्य कौन सा रहा? महाराष्ट्र,
दूसरे नंबर पर राज्य कौन सा रहा? मेजबान तमिलनाडु। और तीसरे नंबर पर राज्य कौन सा रहा दोस्तों? हरियाणा। ये तीनों राज्य टॉप 3 पर रहे। और राजस्थान ने कुल 47 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इसमें से 13 की में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक किसने जीता? युग चेलानी ने। राजस्थान के युग चेलानी ने जो है वो 13 की में 4 स्वर्ण और 1 रजत जीते। राजस्थान ने 13 स्वर्ण सहित 47 पदक जो है वो इसमें प्राप्त किए थे। 16वां वित्त आयोग, और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और सचिव कौन है? ऋतिक रंजन पांडे। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, अभी जो नया वित्त आयोग बना है उसके अध्यक्ष। और सचिव कौन है? ऋतिक रंजन पांडे इसके सचिव हैं। ठीक है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 2021 से 25 के लिए? NK सिंह। और अब 2026 से जो है वो नए जो है किस प्रकार से क्या होगा उसको लेकर के जो है वो 16वां वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं और सचिव ऋतिक रंजन पांडे हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बहुआयामी गरीबी की। बहुआयामी गरीबी में क्या मतलब है? तो इससे मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद में स्वच्छता और ये सारे पैमानों को लेकर के फिर गरीबी का आकलन किया जाता है। तो 15 जनवरी 2024 को इसका आकलन किया गया। और नीति आयोग के द्वारा जब इसको जारी किया गया है ना, तो देश के अंदर गरीबी का प्रतिशत कितना है? 11.28% लोग देश में गरीब हैं बहुआयामी गरीबी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो इस चीज़ को जब अपन लोग देखते हैं तो देश में गरीबी से बाहर आए लोग कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोग गरीबी से बाहर आए 5.94 करोड़। उसके बाद बिहार से बाहर आए, मध्य प्रदेश से भी गरीबी से बाहर आए लोग। ये तीनों स्टेट हैं जहाँ सर्वाधिक लोग गरीबी से बाहर आए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। और चौथा स्टेट कौन सा? राजस्थान। ठीक है। सर्वाधिक गरीबी कौन से राज्य में है? तो बिहार में है 26.59%। न्यूनतम गरीबी कहाँ पर है? केरल में है 0.48%। और राजस्थान में गरीबी कितनी है? तो राजस्थान में गरीबी की दर कितनी है? 10.70% है। और भारत में जो है वो गरीबी का प्रतिशत कितना है? 11.28% है। और इसको क्या कहते हैं? बहुआयामी गरीबी कहते हैं। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा जो है वो ये रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है। तो ये जनवरी महीने का विश्व और भारत का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, जो हमने आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो आपके सामने शेयर किया। उम्मीद है हमारी ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अब इसी प्रकार से आपका फीडबैक भी देते रहें और अधिक से अधिक संख्या में इस कक्षा को एंजॉय करें। PSP के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः राकेश पंचाल के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।